हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग बिहार सीजीएल का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम सेट 1 का डिस्कशन कर चुके हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनका हम लोग भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप लोग के पास आसानी से पहुँच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट जो है यह माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? तो ये हो जाएगा माइकल एंजेलो के द्वारा। जबकि लास्ट सपर, मोनालिसा और वर्जिन ऑफ रॉक्स ये तीनों चित्र जो है यह लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है। अगला सवाल है ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो शुरुआत हुआ था अफीम युद्ध के दौरान। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफीम युद्ध क्या था। तो अफीम युद्ध जो था यह ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था। कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 अफीम युद्ध। पहला अफीम युद्ध 1839 से 42 लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1839 से 42। और दूसरा अफीम युद्ध था 1856 से 60। और दोनों अफीम युद्ध में चीन को हार का सामना करना पड़ा था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्या है? यदि कोई राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। इसे न्यायालय को चुनौती नहीं दिया सकता, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो और ये हम लोग देखेंगे राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यह लिया गया है भाग 4 में लिया गया है और इसका विस्तार जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। अगला सवाल है कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध जो है मेसोपोटामिया धर्म से है। और पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे, यानी कि सेट 1 में हम देखे थे मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ होता है। तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है दो नदी के बीच का जो उपजाऊ भूमि होता है उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। अगला सवाल है भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। तो ये डिगबोई असम में है। अगले सवाल पे आएंगे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो ये जो है हड़ताल करने का जो अधिकार जो होता है यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं किया गया है। जबकि ये पूछे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितने आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 19 में इसका चर्चा किया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। तो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए जो मतलब वो बनाया गया था उसका नाम था नाटो। और नाटो का जो स्थापना हुआ है, इसका स्थापना 1949 में हुआ। कब हुआ है? 1949 में हुआ है। और नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो ये ब्रुसेल्स में है। अगला सवाल है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है उसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। अगला सवाल है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ साधन। क्या हो जाएगा दोस्तों? दुर्लभ साधन। अगला सवाल है यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करती है तो जो सभ्य कीमत से अधिक होती है वह क्या होता है। तो वो हो जाएगा मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मांग मात्रा जो होगा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। अगला सवाल है सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्रा की। यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। तो 2900 किलोमीटर लंबाई सिंधु नदी की भी है और ब्रह्मपुत्रा की सेम लंबाई है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का जो संविधान है उसमें राज्य शब्द का प्रयोग संघ के रूप में किया जाता है और संघ का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित किया गया। बोला जा रहा है कि 1920 में स्थापित किया गया और 1946 में भंग हो गई। तो ये था कौन? ये था लीग ऑफ नेशन, जिसे 1920 में स्थापित किया गया और 1946 में से भंग कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने। तो भारतीय नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है यह 11 है
और ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86 संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था। अगला सवाल है, भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब ये होता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं सब राज्य का अपना अलग अलग धर्म है। अगला सवाल है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वो क्या है? वैशाली है। अगला सवाल है कि जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे क्या होते हैं? तो वे लोकसभा के ही होते हैं। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो कौन होते हैं? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हुए कौन होते हैं? तो ये संसद एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पार्लियामेंट में कौन आ जाएगा? लोकसभा भी आ जाएगा और राज्यसभा भी आ जाएगा। उसके बाद हम जितने भी राज्य में विधानसभा है उसके सभी निर्वाचित सदस्य। अगला सवाल है कि पंचायती राज लागू किया गया था। तो पंचायती राज को जो लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। कब? 2 अक्टूबर। कितना हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। अगला सवाल है, उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव जो होता है कब कराया जाता है? तो ये कभी नहीं कराया जाता है। अगला सवाल है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1972 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1972 में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा वो है। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, वर्तमान में क्या है? एक केंद्रशासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ और यह 2 केंद्रशासित प्रदेश में इसका निर्माण किया गया। एक था लद्दाख और दूसरा था जम्मू कश्मीर। तो इसका जो क्वेश्चन में कुछ डिमेरिट है, इसके जगह क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लद्दाख हो जाएगा। और इसमें जो सोममुरिरी झील है यह खारे पानी की झील है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है तो हो जाएगा अनाईमुडी। और अनाईमुडी जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये केरल में है। किस राज्य में? केरल है। जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है। और डोडा बेटा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। गुरु शिखर कहाँ पे? पता ही है, राजस्थान में है। अगला सवाल है, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता जो है ये क्या है? बहुलवादी है। अगला सवाल है कि RM वर्ल्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी? तो भारत में 3 भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था। ये तीनों सीक्वेंस में है, अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी और रैयतवाड़ी। तो इसमें पूछा जा रहा है M वर्ड है ना, तो ये हो जाएगा मार्टिन वर्ड। तो आप लोग को याद ऐसे रखना है कि M से क्या हो जाएगा? मार्टिन, M से हो जाएगा महलवाड़ी। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया था मार्टिन वर्ड और जेम्स थॉमसन के द्वारा, और ये कुल 30% भूभाग पर लागू किया गया था। और इसका जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 1822 में। इस भी पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 1822 में इसका शुरुआत किया गया था मार्टिन बर्ड के द्वारा 30% भूभाग पर। जबकि अस्थाई बंदोबस्त पूछे तो अस्थाई बंदोबस्त हो जाएगा कितना? 19% भूभाग पर। कार्नवालिस के द्वारा सर जॉन शोर के सहयोग से इसे लागू किया गया था। जबकि रैयतवाड़ी पूछे तो रैयतवाड़ी हो जाएगा टॉमस मुंडो के सहयोग से, और यह सर्वाधिक भूभाग पर 51% पर लागू किया गया था। तो आप लोग को तीनों याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त 19% पर, महलवाड़ी व्यवस्था 30% पर, जबकि रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा 51% पर लागू किया गया था। अगला सवाल है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो सूती वस्त्र का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MRT XY। अगला सवाल है
कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था कौन था, तो ये था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो था भारत में कुल 15 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक रहा था और यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। जिस समय वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति हुआ करता था उसका नाम था आचार्य शीलभद्र। और ह्वेनसांग का जो भ्रमण वृत्तांत है वह सीयूके के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? तो सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि हिंद महासागर में, किसमें? हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, तो डिएगो गार्सिया में स्थित है। तो पूछा जाएगा डिएगो गार्सिया कहाँ है, तो ये हिंद महासागर में है। अगला सवाल पाएंगे कि मयूरभंज, क्या हो जाएगा दोस्तों? मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल है कि चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया था, तो ये अपने सुधार जो था ये 1991 से शुरू किया था। अगला सवाल है कि यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो ये कथन था हॉब्स का। किसका था दोस्तों? तो हॉब्स का। अगला सवाल है कि बाजार मांग वक्र होता है, बाजार मांग जो होता है वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है, क्षैतिज योग होता है। तो इस तरीके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा असीमित आवश्यकताएं। अगले सवाल पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर तापमान का जो वितरण होता है उसको प्रभावित करता है कौन कौन। तो हम लोग देखेंगे जो प्रभावित करने वाले कारक हो जाएगा, पहला हो जाएगा अक्षांश, दूसरा हो जाएगा समुद्र तल की ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु संहति, महासागरीय धाराएं, मेघ आवरण एवं दिन की अवधि, ये सभी जो होती है यह पृथ्वी का जो सतह के तापमान होता है उसके वितरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप। भूकंप जो होता है प्रभावित नहीं करता है पृथ्वी के टेम्परेचर को। अगला सवाल है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। तो याचिका जारी किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी। सर्वोच्च न्यायालय में जारी कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत रीट को जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। गलत जोड़ी को चुनिए। तो ये हो जाएगा मधुमक्खी, मौला पालन भी कहा जाता है, मधुमक्खी सही है। मछली को मतस्की भी कहा जाता है, ये भी सही है। और रेशम कीट यानी कि रेशम कीट पालन हो जाएगा। जबकि पक्षी का जो पालन होता है उसको क्या कहा जाता है? पोल्ट्री पक्षी पालन। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोल्ट्री पक्षी पालन। किसे कहा जाता है? तो पक्षी पालन को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अगला सवाल है कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित करेंगे? तो राजकोषीय घाटा जो होता है इसको हम परिभाषित करेंगे कैसे? तो राजकोषीय घाटा बराबर हो जाएगा जितना हमारा व्यय होगा, यानी कि कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर की पूंजीगत प्राप्तियाँ। अगले सवाल पे आएंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का जो राष्ट्रीय आय लेखा होता है वह प्रकाशित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो लेखा का आंकड़ा जो आधारित होता है वह वित्तीय वर्ष पर आधारित होता है। ये आंकड़ा राष्ट्रीय आय लेखा जो आधारित होता है ये वित्तीय वर्ष पर आधारित होता है। और भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है कब से कब? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। पूछेगा दोस्तों कि वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला सवाल है कि भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की जो विदेश नीति है वह आधारित होती है गुट निरपेक्षता की नीति पर। अगला सवाल है
कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो हडसन नदी जो है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, यह यूएसए में पड़ता है। कहाँ पे? यूएसए में। और ये जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी और लीन नदी, ये सब कहाँ से निकलती है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नदियाँ हैं। अगला है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया? तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक किया गया है। जबकि ये पूछे कि भारत में निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन किस भाग में आता है? तो भाग 15 में आता है। अगला सवाल है कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध की जो आरंभिक राजधानी थी उसका नाम था गिरिब्रज। अगले सवाल पे आएंगे, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो ये हो जाएगा राज्य एवं समवर्ती सूची पर। क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य एवं समवर्ती सूची पर। और ये जो अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल, किस आर्टिकल के तहत? ये हो जाएगा आर्टिकल 213 के तहत। जबकि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा 123 आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है, जबकि राज्यपाल के द्वारा 213 के तहत अध्यादेश को जारी किया जाता है। अगला सवाल है कि 1919 से 1920 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो दरभंगा राज्य में जो किसान आंदोलन का नेता था वह था स्वामी विद्यानंद। अगला सवाल है कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयात। आयात के कारण क्या होता है? इसका चक्राकार प्रवाह का आकार जो होता है यह घटता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कह रहा है कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया है। जी नहीं दोस्तों, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है, और यह संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। अगले सवाल पे आते हैं, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो रूबी पाइपलाइन जो है यह एशिया में नहीं है। कहाँ पे पड़ता है रूबी पाइपलाइन? तो ये यूएसए में पड़ता है। कहाँ पे? यूएसए में। जबकि पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन, तबरीज अंकारा पाइपलाइन, अरब गैस पाइपलाइन, ये सब कहाँ पे? तो ये एशिया में पड़ता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हो जाएगा बिहार। बिहार जो होता है सबसे अधिक लीची का उत्पादन करता है पूरे भारत में। अगला सवाल है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है कि मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। क्या हो जाएगा दोस्तों? मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अगले सवाल पे आते हैं, ये साइंस वाले पोर्शन है। अब इसमें हम साइंस का डिस्कशन करेंगे, टोटल 25 क्वेश्चन का। तो पहला सवाल है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। यह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो अधिकतम विचलित जो होता है यह बैगनी रंग के प्रकाश में विचलित होता है। जबकि सबसे कम विचलित होगा किसमें? तो लाल रंग के प्रकाश में। श्वेत प्रकाश का जो खोज किया था वह न्यूटन साहब के द्वारा किया गया था। न्यूटन साहब बताए थे कि जब श्वेत प्रकाश जो होता है प्रिज्म से गुजरती है तो ये 7 रंग में इसका विभाजन हो जाता है। अगला सवाल है कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? टंगस्टन नहीं पाया जाता है। जबकि आयरन, क्रोमियम और निकेल, ये तीनों क्या होता है? पाया जाता है। अगला सवाल है, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिनमें केवल धातुएं ही होती है। तो ये हो जाएगा बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम। अगला सवाल है, ये भारत नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। तो भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन होता है। भार का फॉर्मूला क्या होता है? W = mg। ये होता है हमारा भार का फॉर्मूला।
अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो बरगद के वृक्ष जो होता है इसमें अपस्थानिक मूल पाई जाती है, यानी कि जड़ें पाई जाती हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, पूछा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? एक नए प्रकार का पदार्थ बनता है, ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये भी कथन सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ये भी कथन सही है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है मुर्गियों एवं अंडों की अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत क्रांति, क्योंकि अंडा उत्पादन किसे कहते हैं? रजत क्रांति के अंतर्गत आता है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो होगा इसमें क्या आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा, टीन आ जाएगा और जिंक आ जाएगा। अगला सवाल है कि पक्षियों के तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो ये होती है पूंछ के आधार भाग पर। कहाँ होती है दोस्तों? पूंछ के आधार भाग पर होती है। अगला सवाल है वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर पाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं दोस्तों? एंजियोस्पर्म। जिसमें बीज क्या होता है? फल के भीतर होते हैं, उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। हिंदी में बोले तो इसी को ही आवृत बीजी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन फल आते हैं? तो मटर आ जाएगा, आम आ जाएगा, नारियल आ जाएगा, ये सब क्या है? आवृत बीजी है, यानी कि एंजियोस्पर्म के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। अगला सवाल है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी कुल ऊर्जा जो होगी वह नियत रहती है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो आलू जो होता है, आलू एक क्या होता है? रूपांतरित तना होता है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है 63 नंबर। अम्लीय जठर किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अम्लीय जठर जो होता है वह अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। और इसमें जो इसका पीएच मान जो होता है 0.9 से लेकर 1.5 तक होता है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है अंतः शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? कम होता है। उस कंडीशन में क्या होगा? अंतः शोषण होता है। अगला सवाल है EDTA एक क्या होता है? EDTA एक लिगेंड होता है। तो ये होता है हेक्साडेटेंट। क्या होता है दोस्तों? हेक्साडेटेंट जो होता है क्या होता है? EDTA एक लिगेंड का उदाहरण होता है। अगला सवाल है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। बोल रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा जो होती है अधिकतम किस कंडीशन में होगी? जब विस्थापन क्या हो? शून्य हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। उसके बाद 3 कंडीशन और है जो आप लोग को याद रखना है कि स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम किस किस कंडीशन में हो सकता है। पहला कंडीशन है जो विस्थापन 0 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा त्वरण होता है, यानी कि ए से डिनोट करते हैं, त्वरण मैक्सिमम अधिकतम होगा। उस कंडीशन में हमारा स्थितिज ऊर्जा 0 होगा, अधिकतम होगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जब 0 हो जाएगा उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा? हमारा स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा। और एक और कंडीशन है कि उसका जो वेग 0 होगा, यानी कि 3 कंडीशन हो गया। त्वरण अधिकतम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, वेग 0 होना चाहिए और विस्थापन 0 होगा। तो इन चारों कंडीशन में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगला सवाल है ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ये जो है यह नम एवं छायादार आवास दोनों जगह पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा टॉलेन अभिकर्मक। और टॉलेन अभिकर्मक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को। टॉलेन अभिकर्मक पूछा जाएगा किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को। अगला सवाल है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नियम पूछेगा तो 3rd लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का तीसरा गति नियम जो है इस पर आधारित होता है। और संरक्षण पूछेगा तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन क्या होता है? ये पूछा जा रहा है कि जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन जो होता है ये होता है रोग
प्रतिरोधकता भी होता है, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता होता है और उन्नत खाद्य गुणवत्ता भी होता है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है यह अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बना होता है और अर्धचालक जो होता है ज़्यादातर किससे बना, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है और इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है आधार, दूसरा होता है उत्सर्जक और तीसरा होता है संग्राहक। तो इसमें पूछ रहा है अल्पतम अपमिश्रित भाग, तो इसका अल्पतम होता है ये आधार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आधार। अगला सवाल है सोनार में तरंग प्रयुक्त होती है। तो सोनार में जो तरंग प्रयुक्त होती है वह पराध्वनि होती है। कभी कभी सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला सवाल है C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 खटकोण होता है और 12 पंचकोण होता है। अगला सवाल है कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों की उनकी अम्लीयता क्षमता जो होता है उसको घटते क्रम में सजाना है। तो इसमें ऑप्शन कुछ सही तरीके से नहीं दिया, आप लोग को बता देते हैं ऐसे सजाना है। तो 1 नंबर पे जो हो जाएगा, 1 नंबर पे हमारा हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर पे हो जाएगा फ्लोरो एसिटिक एसिड, 2 नंबर पे हो जाएगा क्लोरो एसिटिक एसिड, 3 नंबर पे हो जाएगा एसिटिक अम्ल और 4 नंबर पे हो जाएगा ब्यूटारिक एसिड। इस तरीके से आप लोग को सजा लेना है। ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय क्षमता को घटते क्रम में सजाया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। तो योगात्मक बहुलक का जो उदाहरण ये हो जाएगा PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड को ही योगात्मक बहुलक कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखते हुए देखने के बाद ये जज करें कि हमारा किस पोर्शन से सवाल फंस रहा है यानी कि गलत हो रहा है, वो सभी टॉपिक लिख लें और उन सभी टॉपिक को किसी न किसी बुक से पढ़ लें। पढ़ने के बाद क्या करें, आप उसको नोट कॉपी पर नोट डाउन कर लें ताकि उस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए आपको मतलब नेक्स्ट बार से गलती होने की संभावना नहीं रहे। धन्यवाद।